हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर हमारा 1 चल रहा है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बेसिकली जो आज का टारगेट है उसमें हम देखेंगे द्विनिषेचन। लेकिन द्विनिषेचन के साथ साथ यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहली चीज क्या है कि द्विनिषेचन के साथ साथ यहां पे निषेचन भी आपको समझना है, यहां पे परागण भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और इसके बाद आपको ट्रिपल फिजन यानी कि त्रिसंलयन भी समझना पड़ेगा। तो त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन, इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी यदि हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो द्विनिषेचन की यदि बात करते हैं तो इसकी खोज 1898 में एसजी नवास्चिन ने की थी। किसने की थी? नवास्चिन ने की थी। और सबसे पहले इसकी खोज उन्होंने एक लिलियम व फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में की थी। किसमें की थी? लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक प्लांट में की थी। किसने की थी? तो एसजी नवास्चिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। एक चीज सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखनी है कि यह जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है यह मुख्य रूप से आवृतबीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है। अर्थात जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनका यह बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि उनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और बेसिकली यह क्रिया कहां होती है? भ्रूण कोश के अंदर होती है। यानी डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर होती है। तो यहां पे आपने दो चीजें सीखा। सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो द्विनिषेचन है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज नवास्चिन ने की। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक यानी कि आवृतबीजी पादप हैं इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद देखिए जो आवृतबीजी पादप होते हैं इनमें निषेचन के समय दो में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होता है। यानी नॉर्मली यदि आप इसकी डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे तो एक ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही सबसे पहले क्या कहा कि कोई भी यदि आवृतबीजी पादप है तो उनके अंदर उपस्थित जो दोनों नर युग्मक होते हैं उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो दूसरा नर युग्मक बचता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजित होता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है और यह क्रिया त्रिसंलयन या ट्रिपल फिजन कहलाती है। दोनों में आपको यहां पे देखना है कि नॉर्मली ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं यानी ये जो आवृतबीजी पादप हैं इनका यही विचित्र व्यवहार ही क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी आवृतबीजी पादप हैं इनमें द्विनिषेचन पाया जाता है। और जो द्विनिषेचन होता है इसमें मुख्य रूप से दो क्रियाएं शामिल है। पहली जो क्रिया है वो है निषेचन और जो दूसरी प्रक्रिया है वो है त्रिसंलयन या ट्रिपल फिजन। तो इन दोनों में आपको पहले तो अंतर समझना है कि निषेचन और त्रिसंलयन है क्या। अब चूंकि कोई भी आवृतबीजी पादप यदि है उनमें दोनों प्रक्रियाएं होगी, निषेचन भी होगा और उनमें ट्रिपल फिजन यानी कि त्रिसंलयन भी होगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं ही सामूहिक रूप से डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अर्थात जो भी आवृतबीजी पादप होते हैं इनमें दो बार निषेचन होता है और आवृतबीजी पादपों का यही जो विचित्र व्यवहार है यही क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन कहलाता है। थोड़ी देर के लिए आपको यहां पे देखना है, यहां पे एक संरचना है, इनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। पहले तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी मेल गैमेटोफाइट्स की, आपने मेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट की वीडियो देखी होगी और यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जब भी यदि हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स की यानी जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है तो एक अंकुरित परागकण से किस प्रकार से एक नर युग्मकोद्भिद का एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, उसमें कौन कौन से भाग अंत में बनते हैं वो आपको समझना है। तो जब आपने नर युग्मकोद्भिद का विकास देखा है उसमें आपने देखा है कि अंत में जाकर के दो अचल नर युग्मक बनते हैं अर्थात दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनते हैं।
तो दो अचल नर युग्मक का निर्माण होता है और साथ ही साथ पराग नलिका का भी निर्माण हो जाता है। और इसके अलावा पराग नलिका में कायिक अथवा नलिका केंद्रक भी उपस्थित होता है। अब यहां पे बात उठती है कि यदि हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स की यानी नर युग्मकोद्भिद की, तो अभी देखिए चूंकि नर युग्मकोद्भिद यहां पे अभी द्विनिषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है, तो जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है तब तक यदि हम बात करते हैं, तब तक इस नर युग्मकोद्भिद की संरचना में आपको क्या देखने को मिलेगा, दो अचल नर युग्मक देखने को मिलते हैं और एक कायिक अथवा नलिका केंद्रक देखने को मिलता है। वहीं यदि हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद की यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स की अर्थात भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक की संरचना की बात करते हैं, तो जब निषेचन नहीं होता है द्विनिषेचन, उसके पहले यदि हम एक नॉर्मली एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को देखते हैं, उसमें आप पाएंगे कि 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। चूंकि आप पाएंगे कि जो पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना है, इसमें 8 केंद्रक होते हैं। 8 केंद्रकों में से आप देख सकते हैं कि 3 केंद्रक तो ऊपर की प्रतिमुखी कोशिकाओं में होते हैं, फिर बीच में 2 केंद्रक होते हैं जिनको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं या इनको हम ध्रुव केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इसके अलावा एक अंड कोशिका होती है और 2 सहाय कोशिका होती है। तो अंड कोशिका के अंदर भी एक केंद्रक है और 2 सहाय कोशिका यानी जो सिनर्गिड सेल होती है, इनके अंदर भी 2 केंद्रक हैं। अर्थात एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर या एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक होते हैं। अब आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में होगा क्या। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया में आप देखेंगे, सबसे पहले आप यहां पे पाएंगे कि कोई भी प्रक्रिया हो रही है, आप पाएंगे सपोज करिए हमारे पास यहां पे एक गाइनोसियम की संरचना है। गाइनोसियम का मतलब है कि एक जायांग की संरचना है। अब आपको यह पता है कि जायांग जो होता है वो किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, अर्थात आप पाएंगे कि जायांग ही किसी भी पुष्प का मादा जनन भाग होता है। अब चूंकि जायांग 3 भागों से मिलकर बना होता है, जायांग की संरचना यदि आप देखते हैं तो सबसे जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। वहीं आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो पूरा नलिकाकार भाग होता है, ये यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है स्टाइल। स्टाइल को हम कहते हैं वर्तिका। तो स्टिग्मा हो गया और स्टाइल हो गया। और ये जो नीचे का पूरा भाग होता है, ये कहलाता है ओवरी यानी कि अंडाशय। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओवरी यानी कि अंडाशय। अब आप पाएंगे कि ये मान लीजिए हमारे पास इसकी एक फ्लावर की संरचना है। अब इस फ्लावर की संरचना में आप पाएंगे, ये मान लीजिए हमारे पास एक फ्लावर की संरचना है। इस फ्लावर की संरचना में आपको कुछ इस प्रकार से पुमंग भी दिखाई देते हैं। पुमंग की इकाई क्या होती है, चूंकि पुंकेसर होती है तो आपको कई सारे पुंकेसर भी दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आपको एक पुष्प की संरचना में कई सारे पुंकेसर भी नजर आते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारे पास पुंकेसर है, ये हमारे पास क्या है, पुंकेसर है। अब आप पाएंगे कि पुंकेसर की संरचना में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है एंथर और दूसरा भाग होता है फिलामेंट। तो ऊपर का ये जो पाली वाला भाग होता है, ये कहलाता है एंथर। एंथर को हम बोलते हैं हिंदी में परागकोश। अब जब भी बात आती है एंथर की, तो आपको यहां पे समझना है कि एंथर यानी कि परागकोश के अंदर परागधानियां अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर यानी ये जो लघु बीजाणुधानियां होती है परागकोश के अंदर, इन्हीं के अंदर महीन पाउडर जैसी संरचना होती है जिन्हें हम कहते हैं परागकण। अब चूंकि आपको पता है कि मान लीजिए परागकोश से परागकण निकल के जा रहे हैं, अब ये परागकण कहां निकल के जाएंगे, ये परागकण निकल के जा रहे हैं कहां, वर्तिकाग्र की सतह पर। तो जैसे ही परागकोश से परागकण कहां निकल के जा रहे हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर। और जैसे ही वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचेंगे या वर्तिकाग्र की सतह पर परागकण गिरते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। अब आप देखिए किसी भी
जब फ्लावर की आप संरचना देखते हैं तो उसमें आपको पता है कि पुमंग जो है नर जनन भाग होता है, जबकि जायांग जो है मादा जनन भाग होता है। क्योंकि पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है, यानी स्टेमेन कहलाती है, और स्टेमेन मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर लघु बीजाणुधानियां यानी परागधानियां उपस्थित होती है, जिनके अंदर लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं, और ये लघु बीजाणु अथवा परागकण जब बाहर निकल करके जाते हैं परागकोश से और वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब देखिए परागकण जैसे ही यहां पे पहुंचेंगे वर्तिकाग्र की सतह पर तो इसका पूरा विकास वर्तिकाग्र की सतह पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक पूरा का पूरा परिपक्व जो नर युग्मक उद्भिद है, अर्थात जो मेल गैमेटोफाइट्स है, उसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं और एक कायिक केंद्रक होता है। तो जैसे ही यहां पे पहुंचेगा पूरा का पूरा विकास हो चुका होगा और यहां से कुछ इस प्रकार से आपको पराग नलिका भी देखने को मिलेगी। अब ये पराग नलिका कहां तक लेके जाएगी, क्योंकि देखिए ये जो पूरे के पूरे नर युग्मकोद्भिद की संरचना आपने देखी है, इसमें जो दोनों नर युग्मक बने हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात ये अपने से चल के दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो इनको ले जाने के लिए पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। क्योंकि ये जो पोलन ट्यूब अब जा रही है, पोलन ट्यूब जाएगी कहां, ये पोलन ट्यूब देखिए, चूंकि ये पूरी की पूरी संरचना क्या है, अंडाशय है। अब अंडाशय के अंदर होता है बीजांड और बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश यानी कि मादा युग्मकोद्भिद। अब देखिए ये हमारे पास मान लीजिए पराग नलिका आ रही है। अब पराग नलिका चूंकि बीजांड द्वार के सिरे से होकर मान लीजिए प्रवेश कर रही है किसके अंदर, बीजांड के अंदर, और फिर बीजांड से होते हुए पराग नलिका कहां प्रवेश करेगी, ये प्रवेश करेगी फिर भ्रूण कोश के अंदर। एक चीज आपने और देखी है, हमने आपको क्या बताया है कि पराग नलिका का प्रवेश बीजांड के अंदर चाहे कहीं से भी होगा, लेकिन भ्रूण कोश के अंदर पराग नलिका का जो प्रवेश होगा वो सदैव ही बीजांड द्वार सिरे से होता है। एक चीज आपको अपने माइंड में बिठा के रखनी है। तो देखिए ये जो पराग नलिका है, अब इस पराग नलिका में चूंकि आप पाएंगे कि इसमें दो नर युग्मक होते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास दो अचल नर युग्मक हैं। क्योंकि पोलन ट्यूब के अंदर आप पाएंगे कि जब एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो चुका होता है तो उसमें दो अचल नर युग्मक होते हैं। तो ये दो अचल नर युग्मक हैं, ये पोलन ट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। और इसमें आपको यह भी याद रखना कि एक कायिक केंद्रक अर्थात नलिका केंद्रक भी होता है। तो तीनों के तीनों केंद्रक अर्थात तीनों के तीनों युग्मक यहां से कहां आएंगे, ये धीरे धीरे पहुंचेंगे कहां, भ्रूण कोश के पास। अब बीजांड से होते हुए जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर पहुंचेंगे तो ये जो कायिक केंद्रक होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद है इसमें ये जो कायिक केंद्रक है आगे की ओर, ये जैसे ही सहायक कोशिका में पहुंचेगा, ये जैसे ही भ्रूण कोश के, आप देखिए भ्रूण कोश की संरचना के अंदर दो किनारे किनारे जो कोशिकाएं होती है अंड कोशिका के बगल वाली, तो अंड कोशिका यानी एग सेल के बगल की जो दोनों कोशिकाएं होती है ये सिनर्गिड सेल कहलाती हैं, अर्थात ये सहायक कोशिकाएं कहलाती है। तो जैसे ही कायिक या नलिका केंद्रक, ये कायिक या नलिका केंद्रक कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा सहायक कोशिका यानी कि सिनर्गिड सेल में। तो ये कायिक केंद्रक अर्थात नलिका केंद्रक जो है नष्ट हो जाता है। अब बचे आपके क्या, केवल और केवल ये दोनों नर युग्मक। अब देखिए दोनों नर युग्मक में से अब दोनों नर युग्मक कहां पहुंचेंगे, धीरे 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 ये भी पोलन ट्यूब के माध्यम से कहां पहुंचेंगे, भ्रूण कोश के अंदर पहुंचेंगे। अब आपको पता है कि द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है ये भ्रूण कोश के अंदर होती है। तो अब आप इस डायग्राम के माध्यम से यहां पे समझेंगे। अब हमारे पास यहां पे एक मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश की संरचना है और हमारे पास यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक नर युग्मकोद्भिद की संरचना है। अब आपको पता है कि इन पूरी की पूरी संरचनाओं में दो नर केंद्रक हैं। कितने केंद्रक हैं, दो नर युग्मक या दो नर केंद्रक हैं। तो ये जो दोनों नर युग्मक हैं इसमें से एक को हम बोलेंगे पहला नर युग्मक और जो पीछे वाला इसको हम बोलेंगे दूसरा नर युग्मक। अब नीचे देखिए आप, इस संरचना में आपको भ्रूण कोश की संरचना नजर आ रही है। इस भ्रूण कोश की संरचना के अंदर ये जो कोशिका है इसको हम कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एग सेल यानी कि अंड कोशिका। अब आप पाएंगे कि जैसे ही ये पराग नलिका कहां पहुंचेगी, ये इंटर होगी यहां पे,
कहां पे इंटर होगी, ये बीजांड से होते हुए जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर इंटर होगी, ये पूरी की पूरी जो पोलन ट्यूब इंटर होगी कहां, भ्रूण कोश के अंदर। तो ये जो कायिक या नलिका केंद्रक है ये तो भ्रूण कोश के अंदर पहुंचते ही नष्ट हो जाएगा। अब आपके पास बचे हैं केवल दो नरयुग्मक, एक कहलाएगा पहला नरयुग्मक और दूसरा वाला कहलाएगा दूसरा नरयुग्मक। जबकि आपको यहां पे दो चीजें ध्यान देनी है, जो यहां पे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना है, इसमें एक तो आपको ध्यान में रखना है अंड कोशिका यानी कि एग सेल, और ये जो दूसरी चीज है ये है आपका द्वितीयक केंद्रक, यानी ये आपका कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक, जिसको कि आप ध्रुव केंद्रक भी कहते हैं, और एग सेल, इन दोनों संरचनाओं को आपको समझना है। अब देखिए होता क्या है, चूंकि दो नरयुग्मक हैं तो देखिए अब चूंकि जब पहला नरयुग्मक है, ये वाला जो पहला नरयुग्मक है, ये पहला नरयुग्मक आएगा और किसके साथ मिलेगा, इस अंड कोशिका के साथ। तो देखिए जो पहला नरयुग्मक है ये हमारे पास कौन सा नरयुग्मक है, पहला नरयुग्मक है। तो ये पहला नरयुग्मक जो है ये आएगा किसके पास, ये पहला नरयुग्मक आएगा और भ्रूण कोश के अंदर जो अंड कोशिका है इसके साथ क्रिया करेगा। यानी जो पहला नरयुग्मक है ये एग सेल के साथ क्रिया करेगा, अर्थात अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा। तो अब चूंकि नरयुग्मक मादा युग्मक से मिल रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन। तो यहां पे आपको देखना है कि ये जो पूरी की पूरी संरचना बनी है, अर्थात जो पहला नरयुग्मक है, पहला नरयुग्मक आएगा और भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम बोलेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन। अब चूंकि पहला नरयुग्मक जब अंड कोशिका के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, जाइगोट का निर्माण करेगा, अर्थात युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि युग्मक की सूत्र गुणिता होती है। अब बताइए आप, युग्मक की सूत्र गुणिता होती है तो क्या बताएंगे, तो युग्मक चाहे वो आपका मेल गैमीट हो चाहे वो आपका फीमेल गैमीट हो, युग्मक की सूत्र गुणिता आपको याद रखनी है कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, अर्थात हेप्लॉइड होते हैं। जबकि आपस में पहला नरयुग्मक और अंड कोशिका के संयोग से जो जाइगोट बना है, जाइगोट की यदि बात आती है तो जाइगोट आपको याद रखना है कि ये हमेशा कैसा होता है, द्विगुणित होता है, अर्थात डिप्लॉइड होता है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपको देखना है कि इस नरयुग्मकोद्भिद के अंदर उपस्थित जो पहला नरयुग्मक है, ये पहला नरयुग्मक इस भ्रूण कोश के अंड कोशिका के साथ संयोग करता है और क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है, यानी युग्मनज का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम कहते हैं सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये जो दूसरा नरयुग्मक बचा है, पहला नरयुग्मक क्या किया, अंड कोशिका के साथ संयोग कर लिया, अर्थात क्रिया कर लिया और जाइगोट बना लिया। और सेम इसी प्रकार आपको देखना है कि अब ये जो दूसरा नरयुग्मक बचा है, ये दूसरा नरयुग्मक भी कहां आएगा, भ्रूण कोश के अंदर आएगा। और भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित ये जो द्वितीयक केंद्रक है, इस द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करेगा और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करेगा, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। दोनों में आपको यहां पे थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। यहां पे आप देखिए कि जो पहला नरयुग्मक था, पहला नरयुग्मक किसके साथ क्रिया किया, अंड कोशिका यानी कि एग सेल के साथ क्रिया किया, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं, या इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं, या इसको हम सत्य निषेचन भी कहते हैं, क्योंकि हम निषेचन को ही युग्मक संलयन भी कहते हैं। निषेचन को हम युग्मक संलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें युग्मक आपस में संलयित होते हैं, अर्थात मिलते हैं। तो पहला नरयुग्मक जब अंड कोशिका के साथ संयोग करता है और जाइगोट का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे सिनगैमी अर्थात युग्मक संलयन, या हम इसको सत्य निषेचन कहेंगे। और सेम इसमें आप पाएंगे कि जो दूसरी बार निषेचन होगा उसमें क्या होगा, जो दूसरा नरयुग्मक होता है, दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है,
इसको हम शॉर्टकट में PEN भी कहते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक को हम शॉर्टकट में PEN भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि P फॉर हो जाएगा यहां पे प्राइमरी, E फॉर एंडोस्पर्म और N फॉर न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या पैन। तो अब आप देखिए कि चूंकि दूसरा नर युग्मक कैसा है, दूसरा नर युग्मक भी अगुणित है और द्वितीयक केंद्रक के अंदर दो केंद्रक हैं अर्थात ये डिप्लॉइड संरचना है। तो ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड टोटल मिलके हो गए क्या, ट्रिप्लॉइड। तो इस प्रकार से दूसरा नर युग्मक जो है वह भ्रूण कोष के अंदर उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है और एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं त्रिक संलयन या त्रिसंलयन या ट्रिपल फिजन कहते हैं। तो यदि आपसे पूछता है एग्जाम में कि ट्रिपल फिजन यानी कि त्रिसंलयन क्या होता है, तो आपको बताना है कि दूसरा नर युग्मक जब भ्रूण कोष के अंदर उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है तो यह एक त्रिगुणित संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, जिस क्रिया को हम त्रिसंलयन या ट्रिपल फिजन कहते हैं। अब आपने क्या देखा कि यहां पे चूंकि दो बार निषेचन हो रहा है, एक बार जो निषेचन हो रहा है वो सत्य निषेचन है अर्थात एक बार जो निषेचन हो रहा है वो नर युग्मक व मादा युग्मक के बीच है, अर्थात जो पहला नर युग्मक मिलता है अंड कोशिका से इसको हम सत्य निषेचन कहेंगे, यानी ये पहली बार निषेचन हो गया। और दूसरी बार जब निषेचन होगा तो उसमें दूसरा नर युग्मक किसके साथ क्रिया करता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ करता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। तो जितने भी अवृत्तबीजी पादप हैं इनमें इस प्रकार से जो पादपों का विचित्र व्यवहार है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनमें ये जो दो बार निषेचन होता है, एक बार तो सत्य निषेचन होता है और दूसरी बार त्रिसंलयन के द्वारा निषेचन होता है। तो चूंकि ये अवृत्तबीजियों का जो विचित्र व्यवहार होता है यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन कहलाता है। थोड़ा सा आपको यहां पे एक चीज और समझनी है, जैसे हमारे पास हमने आपको क्या कहा कि जो पहला नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ संयोग करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। अब आपको पता है कि युग्मनज जो है आगे चल के किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं कि जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है तब आपने क्या देखा कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है ये आगे चल के किसका निर्माण करते हैं, ये भ्रूणपोष ऊतक का निर्माण करते हैं यानी एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये आगे चल के भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे। तो अब चूंकि जाइगोट किसका निर्माण कर रहा है, भ्रूण का, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक किसका निर्माण कर रहे हैं, भ्रूणपोष का। तो भ्रूणपोष यदि आपसे पूछे कि कैसी होती है इसकी सूत्र गुणिता, तो आपको बताना है कि ट्रिप्लॉइड होती है। तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि युग्मक की सूत्र गुणिता होती है तो युग्मक की सूत्र गुणिता आपको याद रखना है कि युग्मक हमेशा हेप्लॉइड होते हैं अर्थात आगुणित होते हैं। यदि आपसे पूछे कि जाइगोट या युग्मनज की सूत्र गुणिता बताइए तो द्विगुणित या डिप्लॉइड होते हैं। यदि आपसे पूछता है कि भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होती है तो आपको याद रखना है कि भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होते हैं अर्थात त्रिगुणित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि युग्मनज जो है यानी जाइगोट जो है आगे चल के भ्रूण का निर्माण करते हैं और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है ये आगे चल के भ्रूणपोष का निर्माण करता है और यही भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म जो है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। अब आपको एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी द्विनिषेचन यदि हो गया है उसके बाद जो भ्रूण कोष की संरचना है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा है कि जब तक निषेचन नहीं हुआ है उसके पहले यदि आप भ्रूण कोष की संरचना देखते हैं तो उसमें आपको 7 केंद्रक और 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं नजर आती है, जिसमें से 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, एक सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय कोशिका होती है, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, और इस प्रकार से 8 केंद्रक भी होते हैं। लेकिन जब डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो उसके बाद देखिए ये जो भ्रूण कोष या जो फीमेल गैमेटोफाइट्स अर्थात जो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है इसमें क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि हमने आपको क्या बताया कि जो पहला नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ संयोग करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। तो देखिए ये चूंकि अंड कोशिका के अंदर उपस्थित अंड केंद्रक था यानी अंड कोशिका के उपस्थित जो अंदर केंद्रक है
और जो हमारा नर युग्मक है ये आपस में मिलते हैं और एक द्विगुणित संरचना का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पे जाइगोट का निर्माण हो चुका होता है, अर्थात द्विगुणित संरचना का निर्माण हो चुका होता है। और नीचे की जो दोनों सहायक कोशिका होती है, ये दोनों की दोनों सहायक कोशिका यानी जो सिनर्गिड सेल होती है ये डिजेनरेटेड हो जाती है, अर्थात ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो दोनों की दोनों सहायक कोशिका यानी सिनर्गिड सेल जो है ये भी नष्ट हो जाती है, अर्थात यहां पे आपको भ्रूण कोश की संरचना में केवल क्या देखने को मिलेगा, एक जाइगोट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है। आपने क्या देखा है कि भ्रूण कोश की संरचना के अंदर 3 एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं ऊपर की ओर होती है। यहां पे जो तीनों कोशिकाएं होती है ये भी नष्ट हो चुकी होती हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, साथ ही साथ जो सहायक कोशिका या सिनर्गिड सेल होती है ये भी डिजेनरेट हो जाती है। इसके अलावा आपने देखा कि जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के अंदर जब नर युग्मक आके मिल जाता है तो ये जाइगोट बन चुका होता है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि केवल द्विनिषेचन के बाद आपको भ्रूण कोश के अंदर एक तो जाइगोट देखने को मिलेगा और दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी, एक त्रिगुणित संरचना देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो आप पाएंगे कि चूंकि द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक थे और एक दूसरा नर युग्मक आ गया तो कुल मिलाकर के 3 केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से त्रिगुणित संरचना बन गई जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल किसमें बदल जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, यानी प्राइमरी भ्रूणपोष कोशिका में परिवर्तित हो जाती है आपकी ये जो सेंट्रल सेल थी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि द्विनिषेचन के बाद क्या होता है, पूरी की पूरी संरचना जो होती है भ्रूण कोश की उसमें से सहायक कोशिका अर्थात सिनर्गिड सेल व प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल दोनों की दोनों कोशिकाएं डिजेनरेट हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है, जबकि पूरी की पूरी भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आपको केवल और केवल जाइगोट नजर आएगा, यानी एक द्विगुणित संरचना नजर आएगी और इसके अलावा एक त्रिगुणित संरचना नजर आएगी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट किसमें बदल जाएगा, धीरे धीरे भ्रूण में बदल जाएगा और पूरा का पूरा आप पाएंगे कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये भ्रूणपोष में बदल जाएगा और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से जो भ्रूणपोष बनेगा ये इस जाइगोट को पोषण देने का काम करेगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि द्विनिषेचन के पश्चात कई सारे चेंजेस होते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं व सहायक कोशिका अर्थात एंटीपोडल सेल व सिनर्गिड सेल नष्ट हो जाती है। अब एक चीज यहां पे आपको क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यह क्वेश्चन कई बार नीट में भी पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। द्विनिषेचन में आपको बताना है कि कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं। तो आपका या राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 न्यूक्लियस यहां पे भाग लेते हैं। तो कैसे 5 न्यूक्लियस भाग लेते हैं, सबसे पहले आपने क्या देखा कि निषेचन होता है, सत्य निषेचन होता है जिसमें कि एक नर युग्मक यानी पहला नर युग्मक किसके साथ मिलता है, अंड कोशिका के साथ। तो उस अंड कोशिका के अंदर अंड केंद्रक उपस्थित होता है अर्थात मादा युग्मक उपस्थित होता है। तो आपने क्या देखा कि पहले तो 2 युग्मक अर्थात 2 केंद्रक मिले, तो निषेचन में 2 केंद्रक भाग लिए और इसके बाद आपने देखा कि त्रिक संलयन में 3 केंद्रक भाग लेते हैं, 2 केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के और 1 केंद्रक दूसरा नर युग्मक का, अर्थात यहां पे द्वितीयक केंद्रक में। तो कुल मिलाकर के आप पाएंगे कि दो केंद्रक जो हैं भाग लेते हैं निषेचन में और 3 केंद्रक भाग लेते हैं त्रिसंलयन में। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 केंद्रक टोटल भाग लेते हैं द्विनिषेचन की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है यानी जिसमें निषेचन व त्रिसंलयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ में होती है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।